गट हेल्थ के साथ अर्थराइटिस का कोई कनेक्शन है? कि जिन लोगों को आईबीएस या आईबीडी रहता है उनको थोड़े समय के बाद जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, स्पेशली टांगों में। शांतनो अग्ने म्रियते, कि अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है तो आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। हर दूसरी औरत यही बोलती है कि उनके घुटनों में दर्द है, तो इंडियंस में ये ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है? तो इन तीनों चीज़ों की वजह से इंडियन फीमेल्स में ये ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जनरली क्या होता है, ग्रेड 2 जैसे ही पहुँचता है नीज में तो डॉक्टर बोलने लग जाते हैं कि ये मैकेनिकल इंजरी है, तो आप सर्जरी करवाइए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 80 to 90% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि आपका यूरिक एसिड भी ठीक है और आरए फैक्टर भी ठीक है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है। उसमें आपको पेशेंट की हिस्ट्री मिलेगी बुखार की, उसको कभी ना कभी जब से शुरू हुआ उससे पहले बुखार हुआ होगा, कोई वायरल फीवर रहा होगा या कोई डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह का कोई फीवर रहा होगा। ज़्यादातर क्या होता है, ये 2-3 महीने में 6 महीने में चला जाता है, लेकिन कई केसेस में ये प्रोलॉन्ग भी कर सकता है, कईयों में लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकता है। जो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पर एलोपिरिनॉल या फिबिक्सोस्टैट वगैरह टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं, ऐसे ही लेना शुरू कर देते हैं केमिस्ट वगैरह से प्रिस्क्राइब करवा के। तो उसमें इशू क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी की रीजनरेशन पावर को कट करती हैं। अगर लंबे समय तक यूज़ करोगे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगी, आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाएगी, पेट की जो डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाएगी धीरे धीरे, लीवर का जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाएगा। अगर आप कारण को ट्रीट करेंगे तभी डिजीज़ ख़त्म होगा, सिर्फ टैबलेट खाने से डिजीज़ ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये हम बात कर रहे थे गाउट की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर है, हमारे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार विभोर जी। सर, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के ऊपर। एक बहुत बड़े लोगों में ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों को ये बीमारियां हो चुकी हैं, कई लोगों को होने वाली हैं, मतलब प्री स्टेज में जैसे पहुंच के हैं। तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि लोगों को सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे इसके, और अर्थराइटिस आप में क्या बीमारी है इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की समस्या। आर्थर मतलब जोड़, आइटिस मतलब उनमें स्वेलिंग, ठीक है। तो कोई भी तरह की आपको जोड़ की दिक्कत है वो आर्थराइटिस के अंदर आ जाती है। अब ये मेजरली 2 तरह का होता है, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी है जिसमें आपको एक्टिव इन्फ्लामेशन है, आपका रेगुलरली जॉइंट इन्फ्लामेशन के अंदर है, जिसकी वजह से उसमें डैमेज हो रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है आपको कोई चिकनगुनिया डेंगू फीवर हुआ उसके बाद जो आपके जोड़ में दिक्कत है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस है। या फिर आपको जोड़ में कोई इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, कोई बैक्टीरिया का कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वो भी रिएक्टिव आर्थराइटिस है। या फिर गाउट है, गाउट बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ना, वो भी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में आता है। और नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज में आता है डीजनरेटिव चेंजेस में, जैसे आम भाषा में बोलते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो जाना, है ना, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कमर में गैप कम हो जाना बोलते हैं, मनकों में गैप कम हो गया जी, वो भी एक डीजनरेटिव चेंजेस हैं। ज़्यादातर बोलते हैं हड्डियाँ घिस गई हैं हमारी, वो भी एक डीजनरेटिव चेंज है। मन के घिस गए हैं जिसकी वजह से नसें दब रही हैं, वो भी एक डीजनरेटिव चेंज है। और आजकल लोगों में जॉ में भी आने लग गया है, जॉ अटकता है, खाना खाते हुए दर्द होता है, वो भी एक डीजनरेटिव चेंज है। सर, ये जो 3 तरीके के आपने अर्थराइटिस बताए हैं, तो क्या इनके सिम्टम्स सेम होंगे या अलग अलग होगा? सिम्टम्स में देखिए, दर्द तो कॉमन रहेगा, दर्द सभी में होगा, जोड़ों में दर्द जो महसूस होगा वो सभी में होगा, लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है स्टिफनेस में। जो इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर है उसमें मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगी, मतलब जकड़ाहट रहेगी, आप जॉइंट को मूव नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हाथ के जोड़ों में होता है, तो सुबह के समय ये इतने सूज जाएंगे कि आप हाथ बेंड नहीं कर सकते। ज़्यादातर औरतें बोलते हैं कि हमसे आटा नहीं गूंदा जाता है, ठीक है, कोई चीज़ ग्रिप करने में दिक्कत आती है। फिर जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं वो, जैसे सनलाइट गर्मी बढ़ती है दिन में, जैसे जैसे यूज़ करते हैं वो कम हो जाती है स्टिफनेस। लेकिन डीजनरेटिव में उल्टा है, आप पूरा दिन काम कर रहे हो, पूरा दिन चल रहे हो, या उस जॉइंट को, इफेक्टेड जॉइंट को, जैसे ज़्यादातर घुटनों में होता है, तो आप घुटनों को पूरा दिन यूज़ कर रहे हो, चल रहे हो, तो शाम में आपको दर्द करेगा ये काफ़ी ज़्यादा। और हो सकता है मॉर्निंग में स्टिफनेस हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी इसमें है। उसमें मोर देन 30 मिनट्स है, इसमें लेस देन 30 मिनट्स रहेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस ये रहता है। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो CRP जैसे मार्कर्स जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, वो इन्फ्लामेटरी में पॉजिटिव आएंगे,
लेकिन जो जोड़ घिसने वाली समस्या है, नॉन इन्फ्लामेटरी है, उसमें सिर्फ हो सकता है ESR बढ़ा है, लेकिन CRP नेगेटिव ही आता है। जो इन्फेक्शन वाला आपने अर्थराइटिस बताया, उसमें ये भी देखने को मिलता है कि आपका यूरिक एसिड भी ठीक है और RA फैक्टर भी ठीक है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, वो क्या चीज़ है? उसमें आपको पेशेंट की हिस्ट्री मिलेगी बुखार की, उसको कभी ना कभी जब से शुरू हुआ उससे पहले बुखार हुआ होगा, कोई वायरल फीवर रहा होगा या कोई डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह का कोई फीवर रहा होगा। वो फीवर होने के बाद जो है बॉडी में ना इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है उस वायरस के विरुद्ध। अब वो इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये वायरस जो है मल्टीप्लाई करता है हमारे जॉइंट्स में, डेंगू चिकनगुनिया का जो जोड़ों में मल्टीप्लाई करते हैं, इसी वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर वगैरह बोलते हैं। तो वायरस खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इम्यूनिटी उसको लेके शक में है, तो उस पर अटैक करती रहती है। तो कुछ समय तक, ज़्यादातर क्या होता है ये 2-3 महीने में, 6 महीने में चला जाता है, लेकिन कई केसेस में ये प्रोलॉन्ग भी कर सकता है, कईयों में लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये 6 से 2 साल तक आपको उसी तरह की तकलीफ देता है जिस तरह से आपको डेंगू चिकनगुनिया में दर्द दे रहा था। सर क्या अगर इसका ध्यान ना रखें तो ये क्या RA में भी कन्वर्ट हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस? नहीं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑल टुगेदर एक अलग समस्या है, ठीक है। हाँ, जितने भी आर्थराइटिस हैं, चाहे वो इन्फ्लामेटरी हो चाहे नॉन इन्फ्लामेटरी हो, जैसे हम क्रॉनिसिटी बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, एक समय आने पर वो खराब हो जाएगा जोड़। जब जोड़ डिसफिगर हो जाएगा तो जोड़ टेढ़ा हो जाएगा, चाहे आपके नीज हों चाहे उंगलियां हों, वो डिसफिगर हो जाएंगे, उसमें नोड्स मतलब गांठें पड़ जाएंगी, और उसको बाद उसकी मोबिलिटी जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो सर मैं सिम्टम्स के बारे में जानना चाहूँगा, इसके तीनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जैसे आपने बताया, तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अर्ली सिम्टम्स? अर्ली सिम्टम्स देखिए, पेन तो रहेगा ही रहेगा, आपको स्वेलिंग दिख सकती है दोनों में, लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेन है वो ज़्यादातर छोटे जोड़ों में होती है, जैसे कि हाथ के जोड़ हो गए, पाँव के जोड़ हो गए, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो पेन है वो ज़्यादातर बड़े जोड़ों में, जैसे घुटनों में हो गया या कमर में, लोअर बैक में हो गया या हिप्स में हो गया, इन जोड़ों में आती है। और जैसे मैंने बताया कि सूजन दोनों में मिलेगी, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको हीट मिल सकती है, आप हाथ लगाएंगे जोड़ गर्म लगेंगे आपको, इसका मतलब एक्टिवली उसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, एक्टिव इन्फ्लामेशन है। और जैसे मैंने बताया सुबह उठने पर जकड़ाहट जो है इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर में मिलेगी, ना कि डिजनरेटिव वाले में। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये ज़्यादातर बीमारियाँ मेल्स में होती हैं या फीमेल्स में होती हैं? फीमेल्स में डिजनरेटिव और इन्फ्लामेटरी दोनों की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, मेल्स में इतना नहीं है। जी, तो दोनों बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। तो सर ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स फीमेल्स में क्यों ज़्यादा है? जो जोड़ों का घिसना है वो फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका हार्मोनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनके बोन्स जो हैं वो, कार्टिलेजेस जो हैं वो पहले से ही ब्रिटल हैं, लूजर साइड पे हैं। कहने का मतलब वो सॉफ्टर साइड पे है ना, जैसे गाड़ी की सस्पेंशन होती है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसी तरह से फीमेल्स में जो है ये ससेप्टिबिलिटी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि उनका हार्मोनल स्ट्रक्चर ऐसा है। जो हार्मोन डिफरेंस है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का, वो मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। और जो बोन की स्ट्रेंथ है, मसल्स की स्ट्रेंथ है, बोन्स की स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन पे। फीमेल्स में कम होने की वजह से उनमें ये बीमारी जल्दी होती है, और मेनोपॉज के बाद जब ये मेंसेस बंद हो जाते हैं तो ये और भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनको ये डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। सर हर दूसरी औरत यही बोलती है कि उनके घुटनों में दर्द है, तो इंडियंस में ये ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है बीमारी? इंडियंस के लाइफस्टाइल की वजह से दो चीज़ें हैं। देखिए, जोड़ वेट उठाने के लिए नहीं है, वेट उठाने के लिए आपकी मसल्स हैं जो कि बोन का स्ट्रक्चर का सहारा लेके आपका वेट उठाते हैं। जॉइंट्स ने सिर्फ आपको मोबिलिटी देनी है और कुछ नहीं। लेकिन जब आपके मसल्स वीक हो जाते हैं तो आपका सारा जो वेट है, सारा जो शॉक है, उसका इफ़ेक्ट जो हमारे जोड़ों पे पड़ता है। अब मसल्स वीक क्यों है? एक तो प्रोटीन डाइट की कमी, हमारे इंडिया में नॉन वेज इतना नहीं चलता, ठीक है, ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग हैं, और वेजिटेरियन डाइट भी वो अच्छे से नहीं लेते, है ना, प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते हैं, बैलेंस डाइट नहीं, कार्ब्स रिच डाइट है, आलू वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से कि मसल्स वीक हो जाते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, फिजिकल हार्डवर्क का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। और तीसरा, जो हार्ड फ्लोरिंग है उसके ऊपर आप चलते हो तो शॉक जो ज़्यादा है जोड़ों पे जाता है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से इंडियन फीमेल्स में ये ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सर प्रोटीन सोर्सेज की ऑलरेडी वेजिटेरियन लोगों के पास कमी होती है, तो वो क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं?
सबसे पहली चीज़ तो डाइजेशन अच्छा रखना ज़रूरी है। अगर आप कार्ब्स को कम कर दोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही प्रोटीन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करेगी, है ना। और दूसरा, जैसे सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप नॉन वेज ही खा रहे हो इसी से प्रोटीन मिलेगा। इंडियन डाइट में भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे नट्स हैं। नट्स को बहुत इग्नोर किया जाता है ना। नट्स एक अच्छा सोर्स है, फिग्स है एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इस तरह से बैलेंस डाइट बना के चलेंगे तो बॉडी में प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं कर पाते आप, जैसे ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वर्किंग हैं, इतना टाइम नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स भी आते हैं मार्केट में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन टैबलेट्स नहीं, पाउडर्स आते हैं बेसिकली, तो उनको आप डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सर इसके बाद मैं जानना चाहूँगा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए सबसे पहली बात तो। दूसरा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में एक वात रक्त करके चैप्टर है जिसमें कि हम इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। तो उसमें एक निदान मतलब होता है कॉज। इस बीमारी का कॉज बताया गया है विरुद्ध चेष्टा। विरुद्ध चेष्टा मतलब जैसी आपकी बॉडी रेगुलर एक्सरसाइजेज या रेगुलर लाइफस्टाइल में ढली हुई है, उससे हट के आप कोई एक्टिविटी करो। तो जैसे हम पूरा दिन बैठे हैं, बॉडी के सामने के मसल्स यूज़ कर रहे हैं, बैक के मसल्स यूज़ नहीं कर रहे। अब किसी दिन घर पे किसी ने बोल दिया कि यार सिलेंडर उठा के दूसरी साइड रख दो, आप उसको जैसे ही उठाओगे आपके बैक मसल्स, पीछे के मसल्स, एंटी ग्रेविटी मसल्स एक्टिवेट होंगे, जबकि वो वीक हैं क्योंकि पूरे दिन आप यूज़ नहीं करते उसे। अब जैसे ही उसे उठाओगे आपकी कमर हिल जाएगी, कमर में दर्द हो जाएगा, कंधे में दर्द हो जाएगा, गर्दन में सर्वाइकल का पेन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं विरुद्ध चेष्टा। तो बॉडी को आपने धीरे धीरे कंडीशन करना है ताकि वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दोनों को कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कीजिए, डाइट में प्रोटीन लीजिए, मसल्स का अपने ध्यान रखिए, और मसाज जिसे हम बॉडी मसाज कहते हैं, अलग अलग ऑयल्स आते हैं आयुर्वेद में, तो बेसिकली मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, नर्व्स को स्ट्रेंथ देते हैं, उनको भी यूज़ करना चाहिए। कौन कौन से ऑयल्स हैं सर ये? इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स हैं, जैसे महानारायण तेल है, धन्वंतरम तेल है, सहचरादि तेल है। तो इनकी यूटिलिटी थोड़ी अलग अलग है, तो ये आप किसी से भी कंसल्ट करेंगे तो आपको ईजिली बता दें। घर पर एक आम इंसान अगर उसने मसाज करनी है तो वो कौन सा ऑयल यूज़ कर सकता है? सिंपल प्लेन तिल तेल यूज़ कर सकता है। तिल तेल काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है नर्व्स और मसल्स दोनों को। जी सर, डाइट के ऊपर बात करते हैं। आजकल के युवा की जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, उनके कभी भी कुछ भी खा लेते हैं वो, तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, आप वो उसके बारे में बताइए। एक तो डाइट में आपकी गैप होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब, गैप का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह खाया 12-13 घंटे कुछ नहीं खा रहे। जब आपको भूख लगे तभी खाना खाइए। जी। इन बिटवीन जो स्नैक लेने की आदत है, चाय के साथ थोड़ा पकौड़ा ले लिया, फिर घर पे जाके खाना खा लिया, ऐसे खाना मत खाइए। आप एक बार पेट भर के खाना खा लीजिए, उसके बाद दोबारा भूख लगे तभी लीजिए, और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए उसमें। एक तो पेट के बैक्टीरिया, जो हमारे नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बंद करते हैं, हाँ, कई लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनके शरीर में इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, लेकिन हेल्दी पर्सन को दिन में एक बार दही जरूर खाना चाहिए। गट हेल्थ के साथ अर्थराइटिस का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स और जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। आप ज़्यादातर देखेंगे, शायद जिन लोगों को IBS है या IBD है वो रिलेट भी कर पाएंगे मेरे साथ, कि जिन लोगों को IBS या IBD रहता है उनको थोड़े समय के बाद जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, स्पेशली टांगों में। कारण क्या है कि उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता, वो मिनरल्स वो सब कुछ मिल ही नहीं पाता। क्यों? पेट की लाइनिंग सोलन है, अगर पेट में सूजन रहेगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो। तो गट हेल्थ बेसिकली हर चीज़ से कनेक्टेड है आपकी बॉडी में। आपकी हेल्थ जो है डायरेक्टली आपकी गट पे डिपेंड करती है। हमारे आयुर्वेद में एक जगह पे अग्नि, जो मैं बार बार बोलता हूँ, मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन को लेके इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उन्होंने एक छोटे श्लोक में बताया, शांतनो अग्ने म्रियते, कि अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है तो आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा वो। तो अग्नि को ठीक करने के लिए हम या तो इंटरवल्स में खाना खाएं, और क्या क्या कर सकते हैं सर इसको ठीक करने के लिए? सबसे पहला, भूख लगने पर खाना खाइए, लेट नाइट खाना मत खाइए। जब रात होती है तो आपका डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाता है, तो रात को अवॉइड कीजिए खाना लेट नाइट खाने का। जैसे ज़्यादातर लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जो IT कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, वो ज़्यादातर रात को जागते हैं,
तो रात को वो स्नैकिंग बहुत करते हैं, लेट नाइट स्नैक्स लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है उन्हें, वो पेट को बहुत ख़राब करती है। दूसरा, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आपको जुकाम हुआ, आपने केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेके खा लिया, ठीक है, आपके हल्का सा भी पेट में दर्द हुआ इंडाइजेशन की वजह से, आपने एंटीबायोटिक कोर्स शुरू कर दिया, उसको भी बीच में ड्रॉप कर दिया। तो ये ज़्यादा बार बार एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। हमारी बॉडी में जितने सेल हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बॉडी में पहले से हैं और वो हेल्दी हैं। उनको ख़त्म कर देते हैं हम। जब उनको ख़त्म करते हैं, उनकी कॉलोनीज़ को ख़त्म करते हैं, तो वहाँ दूसरे बैक्टीरिया आके घर बना सकते हैं। तो इस वजह से जो है गट हमारे हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। सर, आयुर्वेद में अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए क्या क्या बताया गया? जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के आर्थराइटिस हैं, इन्फ्लामेटरी या नॉन इन्फ्लामेटरी। अगर हम नॉन इन्फ्लामेटरी जैसे ये घुटनों की ग्रीस कम होना या कमर के मनकों का दब जाना, इनकी बात करें तो पहली बात तो ये है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको मसल हेल्थ पे जैसे मैंने बताया कि ध्यान देना है। दूसरा, लोग क्या करते हैं, सैर करना शुरू कर देते हैं वेट कम करने के लिए जी, कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सैर करूँगा या करूँगी, मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, घुटनों का दर्द चला जाएगा। वो सबसे गलत बात है। वो ऑलरेडी जब तक आपको पता लग रहा है ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का डैमेज हो चुका है आपके घुटनों में, आप उसके बाद आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो। अर्थराइटिस वाले पेशेंट को वॉकिंग नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि आपके घुटने घिस रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, पूरा शॉक उनके ऊपर जा रहा है क्योंकि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, आपके मसल्स वीक है। आप इस कंडीशन में घिसते हुए घुटनों को लेकर वॉक कर रहे हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर वेट रिड्यूस करने के लिए, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि वेट तो रिड्यूस हो गया लेकिन घुटनों का दर्द और बढ़ गया। तो जो ये पेशेंट्स हैं, मैं इन्फ्लेमेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजेनरेटिव की बात कर रहा हूँ, उनको बॉडी का जो वेट है वो सिटिंग एक्सरसाइज जैसे योगा हो गया, इन सब चीज़ों से कम करना चाहिए और मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। उसके बाद वॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो आप पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट में क्या है, तो ट्रीटमेंट में हम ब्रीहिणीय मतलब होता है जो सेल्स में रीजनरेशन पावर बढ़ाता है, इस तरह की औषधियों को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम ये सब लेते हैं, तो ये बहुत एक हद तक आपको फ़ायदा देगा, लेकिन उसके बाद आपको लाइफस्टाइल और कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स जैसे हड़जोड़ हो गया, ठीक है, और उसके बाद मुक्ता शुक्ति हो गया, मुक्ता शुक्ति पिष्टि हो गया, कुछ गूगल है जैसे योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, पंचतीर्थ गूगल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा डाइट में आपको मैं बता देता हूँ कि तिल बहुत अच्छे होते हैं जोड़ों के लिए। तो तिल को आधा चम्मच आप सुबह भून के दूध के साथ या जैसे भी आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फिग्स बहुत अच्छे हैं जोड़ों के लिए, है ना, अंजीर इसको लेना चाहिए आपको, अखरोट को लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स हैं उनको लेना चाहिए, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होती हर चीज़। जैसे मैंने 3-4 चीज़ें बता दी हैं, अब हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करेगी, तो जितना जिसको सूट करे उतना ही लेना चाहिए। सर, इनकी मात्रा क्या क्या हो सकती है, क्योंकि कई लोग इसको ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो वो भी नुकसानदायक होएगा उनके लिए। मात्रा ये देखिए, ये फूड आइटम्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो पेट ही ख़राब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप रेगुलर अगर इसको खाओगे, यूज़ करोगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा मेरे को कितना सूट करता है, कितना नहीं सूट करता है। जी सर, अर्थराइटिस वाले पेशेंट को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? एक तो मैंने बताया कि ओवर यूज़ नहीं करना है उनको, डिजेनरेटिव वालों को, अभी इन्फ्लामेटरी की हम बात बाद में करेंगे, डिजेनरेटिव वालों को ओवर यूज़ नहीं करना है। दूसरा, ये जो लोग करवाते हैं ना कि कमर खिंचवा दिया और ये सब जो होते हैं, ये अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका नर्व प्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, तो सर्जरी तक बात जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी प्रिस्क्राइब की है, जनरली क्या होता है, ग्रेड 2 जैसे ही पहुंचता है नीज़ में, तो डॉक्टर बोलने लग जाते हैं कि ये मैकेनिकल इंजरी है, तो आप सर्जरी करवाइए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उनको एक बार कुछ समय के लिए आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और जो लाइफस्टाइल है उसको अपनाना जरूर चाहिए। हो सकता है वो सर्जरी से बच जाए। हो क्या सकता है, अगर वो प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 80 to 90% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधा सीधा कह देता है कि घुटने बदलवा लो आप। तो क्या वो सच में अपना मतलब जेब भरने के लिए करते हैं या फिर सच में उनको ज़रूरत होती है कि हाँ घुटने बदलवाने ज़रूरी हैं? देखिए, उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है,
है ना, वो बॉडी को एज अ होलिस्टिक व्यू में नहीं देखते। उनके कहने का मतलब है जैसे हम मशीनरी में बेरिंग होते हैं, ठीक है, वो चलने के बाद थोड़ा घिस गए हैं, अब घिस गए, अब करेंगे क्या उसको रीजनरेट? तो उनके पास ऐसा आइडिया ही नहीं है कि उसको रीजनरेट भी किया जा सकता है। वो क्या बोलते हैं कि बेरिंग चेंज कर दो, ये आज नहीं तो कल आप यूज़ करोगे ही, आप बिना जोड़ को यूज़ करे तो रह नहीं सकते, अब जैसे जैसे यूज़ करोगे और घिसेगा। तो ये इससे अच्छा है कि आप पहले इसको रिमूव कर दो। लेकिन रिमूव करने के बाद की रिकवरी और वो सब चीज़ें पेशेंट को झेलनी पड़ती है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझें कि बॉडी की वीकनेस है, मसल्स की वीकनेस है, लैक ऑफ एक्टिविटी है, और दूसरा डाइट में कमी है, और जो ये ओवरवेट हुआ है, इसको वेट को मैनेज करेंगे, मसल्स को स्ट्रेंथ देंगे और रीजनरेशन के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो ये बेटर हो सकता है। मतलब जो अर्थराइटिस की बीमारियां हैं ये अपने आप ठीक हो सकती हैं? हो सकती हैं अपने आप, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करें उसके लिए, अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। सर कॉमनली जो लोग बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गई, तो वो क्या वो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ये? बिल्कुल, डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब यही है कि जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। आपका कार्टिलेज मतलब अंदर पैड होता है एक हड्डी के साथ जॉइंट में, वो पैड घिस रहा है, आपका फ्लूइड कम हो रहा है और वो जोड़ दब रहा है, गैप कम हो रहा है जिसे बोलते हैं। तो ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ही है, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया, घुटनों में, हिप्स में और लोअर बैक में। तो सर अब हम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। तो सर इसके पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स तो आप ऐसे बता चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर में 3-4 तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब गाउट, आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसको मैनेज करेंगे, आप अपना यूरिक एसिड जिससे बढ़ रहा है उस चीज़ को कट करेंगे। अब दूसरी चीज़ एक और है, जो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पर एलोपिरिनॉल या फिबिक्सोस्टैट वगैरह टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं, ऐसे ही लेना शुरू कर देते हैं, केमिस्ट वगैरह से प्रिस्क्राइब करवा के। तो उसमें इशू क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी की रीजनरेशन पावर को कट करती हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन नहीं होने देगी। तो आपके बाल झड़ने, अगर लंबे समय तक यूज़ करोगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगी, आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाएगी, पेट की जो डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाएगी धीरे धीरे, लीवर का जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो ज़्यादा जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, दूसरा आपकी बॉडी में सेल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो स्ट्रेस उसका कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस उसका कारण हो सकता है, लैक ऑफ डाइट उसका कारण हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप उसका कारण हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। अगर आप कारण को ट्रीट करेंगे तभी डिजीज़ खत्म होगा, सिर्फ टैबलेट खाने से डिजीज़ खत्म नहीं होने वाला। तो ये हम बात कर रहे थे गाउट की। अब उसके बाद हम अगर बात करें, उसके बाद आने वाला डिजीज़ है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं कि आपकी अपनी इम्यूनिटी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, तो उसको रेक्टिफाई करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा अपने आप ही। मतलब इम्यूनिटी ठीक करोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बजाय कि हम स्टीरॉयड्स लें, पेन किलर्स लें, ठीक है कि आपको इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पेन किलर्स ले रहे हो, लेकिन आप टारगेट ये कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी को रेक्टिफाई कैसे करना है। सर कई लोग स्टीरॉयड्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये ना दो पैथीज की बात है। अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि अगर जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो रही है इम्यूनिटी की वजह से, तो उसको हम स्टीरॉयड से या बायोमॉडिफिकेटर से रोकना है, सिर्फ इतना। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या ये नहीं सोचना उन्होंने, सिर्फ उसको रोक देना है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि उसको हम आम से डिनोट करते हैं कि बॉडी में कोई ऐसा टॉक्सिन है जिसको लेके बॉडी रिएक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम एफर्ट करते हैं। अलग अलग थेरेपीज यूज़ करते हैं पंचकर्मा की, जैसे वमन थेरेपी हो गया, विरेचन थेरेपी हो गया, और खाने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह की पैथीज की बात है, ना कि सिर्फ ऐसा है कि अब अगर एलोपैथी में आप जाओगे तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। कोई जना अगर कोई स्टीरॉयड्स पे है और उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको स्टीरॉयड्स कम करने हैं, तो वो कैसे कम कर सकता है? अगर आप किसी वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाओगे, आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास भी जाओगे, वो भी आपके स्टीरॉयड एकदम से बंद नहीं करवाएगा, क्योंकि बॉडी उस पर डिपेंडेंट है। बॉडी की जो ऑटोइम्यून रिएक्शन है,
बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो जंग पे जा रही है आपके जोड़ों के खिलाफ, उस स्टीरॉयड ने उसको रोक रखा है, तो वो डैम की तरह बन गया एक। वो डिपेंडेंसी ऐसे ही आती है, आपकी डोज जो बढ़ती है स्टीरॉयड की वो ऐसे ही बढ़ती है, वो डैम की तरह उसने उस पूरे फ्लड को रोक रखा है। जैसे ही आपने उसको एकदम से हटाया वो पूरा फ्लड कर देगा आपको। तो इसी वजह से उसको धीरे धीरे कम करना है, साथ साथ अपनी आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है हम उसके साथ उसको ट्रीट करते हैं, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टीरॉयड ख़त्म हो जाता है। सर हम बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हम इसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस आ जाता है, जो इन्फेक्शंस के बाद होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सूजन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, ये ऐसा लगता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। पेशेंट सुबह उठता है, जकड़ाहट होती है, पेन होती है, उसको लगता है मेरे को गठिया हो गया। गठिया चेक करवाने जाता है, गठिया नेगेटिव आता है, आर फैक्टर। फिर भी डॉक्टर्स उसको स्टीरॉइड्स वगैरह से यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह ही यूज़ करते हैं उसमें भी। अब उसका कारण क्या है कि मैंने जैसे वही बताया कि इम्यूनिटी को लगता है कि ये वायरस अभी तक नहीं गया है बॉडी से। आपकी हिस्ट्री रही होगी कोई डेंगू की, चिकनगुनिया की, या कोई और वायरल फीवर की, या कई बार टाइफाइड के बाद भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि बॉडी को लगता है कि ये जो टॉक्सिन है या ये जो वायरस है अभी तक बॉडी से नहीं गया है, जोड़ों से नहीं गया है, तो वो इम्यूनिटी उसको अटैक करती रहती है हैबिट फॉर्म में एक तरह से। तो उसको भी इम्यूनिटी रेक्टिफाई करना है, और बॉडी का जो है ये स्टीरॉयड ओवर यूज़ का जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करना है। सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या इलाज बताया गया है? आयुर्वेद में बेसिकली इसको हम वात रक्त के अंडर ले जाते हैं, आम वात या वात रक्त, कुछ लोग वात रक्त बोलते हैं, कुछ लोग आम वात बोलते हैं, कि बॉडी में ब्लड और वात दोष और ब्लड ये दोनों दुष्ट हो चुके हैं। आपके ब्लड से वो ट्रैवल कर रहा है, वो ऑटोइम्यून रिएक्शन आपके ब्लड से ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग जोड़ पे अटैक कर रहा है, और वात वहाँ पे डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है जी। तो इन दोनों को साफ करने के लिए विरेचन थेरेपी या वमन थेरेपी के थ्रू शोधन बताया है, और वात को शांत करने के लिए उसके बाद अलग अलग तरह के घी हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन हैं। एक मैं आपको योग बता देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गुडुची या गिलोय जिसको हम बोलते हैं, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपको यूज़ करना है। तो उसी तरह से ऑटोइम्यून, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें गिलोय का बहुत अच्छा यूज़ है। अगर आप गिलोय का काढ़ा हर रोज़ पीते हैं या उसका चूर्ण लेते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यून रिएक्शन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा आप आंवला का जूस अगर हर रोज़ लेते हैं, आंवला चूर्ण लेते हैं, तो भी ये रिएक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा एक ड्रग है शुंठी, ड्राइड अदरक को हम बोलते हैं सौंठ, हाँ उसको सौंठ बोलते हैं। उसका जो पाउडर है आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 बार या बॉयल करके ले सकते हैं, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो शुंठी पाउडर है अगर उसको आप हल्दी और काली मिर्च के साथ लेते हैं तो आपकी जोड़ों का दर्द भी कम हो जाता है। सर शाइटिका का पेन भी बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है आजकल, तो वो क्यों हो रहा है और उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी बता दीजिए। शाइटिका एक नस का नाम है जो हमारे लोअर बैक से रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैर तक सप्लाई देती है। अब क्या होता है कि अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, मतलब क्या है कि आपका जोड़ दब गया है, एक जगह से दूसरी जगह से खिसक गया है, उसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। तो अगर ये नस दब गई तो कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक ये दर्द करेगी, बहुत बहुत खतरनाक दर्द होता है, और वेट नहीं बियर कर पाते, आप खड़े नहीं हो सकते। जैसे आप खड़े हो गए तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा वो। इसके अलावा अगर वैसे मन के जैसे मैंने बताया घिसने की वजह से दब गए तो भी शाइटिका दब सकती है। अगर आपको कोई इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है ना, या एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कमर में सूजन हो गया जिस वजह से, उस सूजन की वजह से भी वो नस दब सकती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर आपको डिजनरेटिव चेंजेस हो या डिस्क प्रोलैप्स हो तो इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं कि जो बढ़ा हुआ डिस्क है उसको काट देते हैं, उसको रीफिल करके एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जितना ये सुनने में सिंपल लगता है उतनी इसकी रिकवरी अच्छी नहीं होती। ये डिस्क की सर्जरी करवाने के बाद भी कई लोग रिकवर नहीं कर पाते कई सालों तक, 1-2 साल लग जाते हैं उन्हें रिकवर करने में, और फिर से दोबारा रिलैप्स हो सकता है इन चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से जो ये समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, शाइटिका है, ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेद ही ऑप्ट करना चाहिए। ज़्यादातर इसको मैनेज करने के लिए आपको चलना फिरना बंद करना है, बेड रेस्ट पे रहना है। दूसरा, पारिजात नाम का एक प्लांट होता है, अगर आपको इससे एसिडिटी हो तो नहीं लेना है, लेकिन अगर आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आप कुछ पत्ते पारिजात के लेकर
उसको बॉयल करके काढ़े फॉर्म में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। उससे आपको पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप कमर में कटी बस्ती नाम का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि एक उड़द के आटे की वेल टाइप बनाते हैं कमर में, उसको चिपका कर उसमें हॉट ऑयल जो है थोड़ी देर के लिए रखते हैं। तो इस थेरेपी को अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए 15 से 30 दिन के लिए करेंगे तो उससे भी काफ़ी आराम मिल जाएगा आपको। क्या साइटिका के दर्द से हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं? निजात पा सकते हैं अगर आप अच्छे से इसका ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेद में इसके लिए बेसिकली हम बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे क्लिनिक में बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं, अनीमा देते हैं। मेडिसिन बनाने के बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड मेडिसिन बनती हैं, उसके बाद उसको एनल रूट से पाइप के ज़रिए अनीमा दिया जाता है। तो अनीमा पूरा गट से एब्जॉर्ब होता है। वो एक बहुत अच्छा इलाज है sciatica का। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जॉइंट डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा में इन कंपैरिजन टू एलोपैथी ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक लिमिटेशन पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो लोगों को चाहिए ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फिजिशियन से कुछ अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। आपके जॉइंट डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़े, इस तरह भी ठीक हो सकते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और आपके क्लिनिक का एड्रेस जरूर बताएं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। पटियाला में हमारा सेंटर है। आप कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।